मुझे बच्चों हर बच्चे के पांचों पार्ट्स के आंसर्स चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, बट आंसर सबके पांचों के चाहिए।
आशीष लास्ट पार्ट गलत है। नूर गुड। ठीक है। कौशिक थर्ड पार्ट गलत है। निष्ठा गुड। ठीक है। सृष्टि फोर्थ पार्ट गलत है। अभी तो फोर्थ फिफ्थ गलत है। अच्छा वो अपने उल्टी सीक्वेंस में लेते हैं। ठीक है। हम तो ठीक। हाँ सृष्टि ठीक है। अंकीरत फोर्थ गलत है। आस्था फोर्थ गलत है। हर्ष ठीक है। सृष्टि ठीक है। आदित्य जैन आपके गलत है फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड कैसे गलत कर सकते हो यार। दोषी ठीक है। चैतन्य ठीक है। नवता थर्ड फोर्थ गलत है।
गुड साहिल, लास्ट छोड़ के बाकी सारे गलत हैं। जसगीत फोर्थ गलत है। तनवीर, आपका नहीं आया कोई आंसर अभी तक। ओके बच्चों, मैं बता रहा हूँ। बता दूं या करोगे ट्राई घर पे? करना ट्राई बच्चों, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, एक तो ये बताओ कि अभी इससे पहले मैंने कौन से क्वेश्चंस बोले थे ट्राई करने को? कोई था? अच्छा, एक तो वो वाला था क्वेश्चन, potential energy of a uniform shell of charge q radius r। अच्छा, इसका आंसर बनता है के क्यू स्क्वायर बाय 2 r। कितने लोगों का आ गया था ये? और किसी का नहीं आया? ओके, गुड अमिताभ। ओके, देखो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्या करना है हमें। बाय डेफिनेशन हमें एक क्यू चार्ज को इंफिनिटी से ऐसे एक शेल के ऊपर लेके आना है, राइट? ना, ये करना है हमें। और मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें लेके आना है, तो हम एक्सटर्नल एजेंट हो गए, समझ रहे हो ना? तो अब बच्चों सोचो, इसका क्या तरीका है, ध्यान से देखना। लेट अस से हम एक इंटरमीडिएट सिचुएशन की बात करते हैं, जब हमारी शेल के ऊपर हम एक्स चार्ज ला चुके, ठीक है, क्यों नहीं लाए, हम एक्स चार्ज ला चुके और हम एक डीएक्स चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप बताओ कि इस इंस्टेंट पे शेल का पोटेंशियल क्या है? के एक्स बाय आर।
राइट। अगर शेल का पोटेंशियल के एक्स बाय आर है, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग dx चार्ज, वो कितना है? के एक्स बाय आर इंटू डी एक्स। ठीक है, और कहां से कहां? इंफिनिटी से सरफेस पे। करेक्ट बच्चों? तो जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो हो गया टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन बन गया ये के एक्स डी एक्स बाय आर का इंटीग्रल। एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है बच्चों? फ्रॉम 0 टू क्यू। तो ये बन गया, क्या दिया था क्वेश्चन में? तो ये क्या बन गया? के इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2। समझ आया बच्चों? ये वाला क्वेश्चन वर्क डन से अगर निकालना हो तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दो केसेस बना लो, इन्फिनिटी से सरफेस तक, सरफेस से पी तक, उसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों ये हमने पोटेंशियल कर लिया। एक पॉइंट हम मतलब यूज तो करते आ रहे हैं बट स्पेसिफिकली लिख लेते हैं। अगर बच्चों किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की क्या होगी? क्यूवी है ना। भाई यूनिट चार्ज को लेके आने में V वर्क हुआ है, तो क्यू चार्ज को लेके आने में Q इंटू V होगा। मैं ये मतलब आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि जैसे भाई फील्ड E दी होती थी तो हम क्या कहते थे? फोर्स क्या होगी? QE। सिमिलरली अगर पोटेंशियल V दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? Q इंटू V। लेट ऑल। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। तो बच्चों इनको भी बनाने का लॉजिक वही है जो फील्ड में था। जैसे हमने कहा था कि फील्ड को इजिली विजुलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, है ना। ऐसे ही कहीं पर भी पोटेंशियल को इजिली विजुलाइज करने के लिए हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनाते हैं। ठीक है ना। तो दीज आर imaginary surfaces
used to visualize potential. ठीक है, जैसा कि नाम से लग रहा है ये ऐसी सरफेसेस हैं, ठीक है, ये लाइंस नहीं है, ये सरफेसेस हैं। ठीक है, सरफेस का मतलब समझते हो, कोई एरिया, यहाँ क्लोज नहीं कहा हुआ, कोई भी एरिया, कोई प्लेन हो सकता है, ठीक है ना, कोई डिस्क हो सकती है, कोई भी ऐसा एरिया जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, राइट। तो इसकी मतलब डेफिनेशन ये है, locus of all such points which have same potential. ठीक है, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, अगर बच्चों मैं एक पॉइंट चार्ज ले लूं Q, तो मुझे पता है कि इस चार्ज Q से कोई भी R रेडियस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। ये अगर मैं जैसे एक स्फीयर बना दूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा? तो बच्चों, तो ये जो स्फीयर है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट बच्चों? ओके, अच्छा बच्चों, हमें ये भी याद ही है कि चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? वो इस तरह होती हैं, है ना। इसको देख के आप कुछ कमेंट कर सकते हो कि फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या रिलेशन होगा? तो हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, याद है? अच्छा याद करो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो भी हमने किसी चीज को कहा था कि वो किसी के परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा, याद करो। क्या था वो? हमने कहा था, अगर आप ध्यान से देखो, हमने कहा था कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो इससे क्या लग रहा है? तो इससे ऐसा लग रहा है कि
जो कंडक्टर होता है तो इक्विपोटेंशियल होता होगा, है ना, तभी कंसिस्टेंसी बनेगी। भाई हमने कहा कि फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, हमने यहाँ कह दिया कि फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी परपेंडिकुलर है, तो लॉजिक तो तभी बनेगा अगर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल हो। ठीक है, बट वील कम टू इट, इसको आगे प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम। इस तरह तो हो गया, बट और बेटर प्रूफ कर देने की कोशिश करेंगे। क्लियर एवरीवन? हम ऊपर वाली जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी है, पहले इसका प्रूफ सोचते हैं। Why should equipotential surface be perpendicular to electric field line? सोचो बच्चों, मैथमेटिकली प्रूफ करो। ये तो हमने एक फिगर बना के कर दिया, फिगर तो और केसेस में हजारों बन सकते हैं, है ना, मे बी ये कोई स्पेशल केस हो। तो अगर हमने थर्ड स्टेटमेंट को जनरलाइज करना है तो उसके लिए तो हमारे को एक मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। सोचो क्या होगा। देखो बच्चों, रिलेशन होता है
What is the relationship between potential energy and force? Delta U is minus F dot dr. General relation. Now, can I write delta U as Q delta V? है ना? Since U is Q into V, अभी हमने लिखा तो डेल्टा U को हम लिख सकते हैं Q into डेल्टा V. एंड मैं F को लिख सकता हूँ Q into माइनस ई डॉट डी आर. तो Q तो कट गया, तो डेल्टा V हो गया माइनस ई डॉट डी आर. करेक्ट. बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में है, बिल्कुल वही रिलेशन पोटेंशियल और फील्ड में भी आएगा, है ना? वो आना भी चाहिए, बस Q से डिवाइड हो गया, यूनिट चार्ज ही तो है. अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा V क्या हो गया? 0. डेल्टा V 0 है तो इसका मतलब राइट साइड वाला इंटीग्रल 0 होना चाहिए हमेशा, है ना? अब ये इंटीग्रल 0 कब होगा? मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, राइट? डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? अगर E जो है R के परपेंडिकुलर. आया बच्चों समझ? सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके. हाँ, dr इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट जिनके बीच में हम डेल्टा भी ढूंढ रहे हैं. ठीक है. ओके. फोर्थ बच्चों हमारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, ये थर्ड वाला बच्चों भी ना फिर आएगा और ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे. फोर्थ हमारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और बच्चों इसका ऑब्वियस रीजन बन गया है ना, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, बताओ? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे, है ना? वो तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बात माइंड में रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो हम देख के ये बता पाते थे ना कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कि भाई क्राउडेड है तो फील्ड लाइन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. इक्वी पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मतलब आप अगर दो स्फीयर्स बना दें हम,
तो कुछ बता नहीं सकते कि किसका पोटेंशियल कम होगा, किस मतलब स्फीयर जरूरी भी नहीं है, मतलब कोई भी दो सरफेसेस बना दें तो देर इज नो वे जिससे हम ये बता पाए कि कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। ठीक है, वो तो वो फील्ड में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, और उसका आप एक रीजन भी समझ सकते हो, फील्ड लाइंस तो सारी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, whereas इक्विपोटेंशियल सरफेस तो सिर्फ ये बता रही है कि ये सेम पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे है ना? उसने और तो कुछ नहीं बताया ना। ओके, तो थोड़ा सा और आएगा आगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का, बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस सबको क्लियर हो गया? इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो बेसिकली जो अभी हमने जस्ट जिससे स्टार्ट किया था ना, जो हमने एक रिलेशन लिखा ही था अभी, है ना, अब उसी को हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो, दिस इज नथिंग बट अ रिकैप ऑफ जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वही चीज तो है। वो तो बस हमने चार्ट से डिवाइड कर दिया तो ई और वी बन गए, चीज तो वही है ना। बस हम इसको स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए पढ़ लेते हैं, सब कुछ वही है जो हमने तब पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बच्चों जस्ट अभी डिराइव किया, हमने देखा कि हमारे पास क्या रिलेशन आ गया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बच्चों मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लिसिटली लिख देता हूं। We can also write it as V2 minus V1 is equal to minus E dot dr from 1। ठीक है, तो बच्चों अभी बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ना मतलब हर हर देंगे। तो जैसे अभी ये जो हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, ये केस कब अप्लाई होना है कि अगर आपको ई गिवन है, ठीक है, और आप डेल्टा वी निकालना चाहते हो, है ना, तो अगर आपको ई गिवन है और आप डेल्टा वी निकालना चाहते हो तो उसका क्या तरीका हुआ कि आप माइनस ई डॉट डी आर कर दोगे। इज दिस थिंग क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे ना मैंने जान के ये 1 2 लिखे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखो कि अगर लिमिट्स में नीचे 1 है ऊपर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 2 है और बाद में 1। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जितने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें हमेशा दोनों साइन वाली ऑप्शंस होती है। ठीक है, तो माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, लेट अस से मैं आपको कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया मैंने आपको, E इज इक्वल टू 2x आई कैप। ठीक है, फाइंड
V5 माइनस V2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस at x equal to 5, मतलब पोटेंशियल at x equal to 5 माइनस पोटेंशियल at x equal to 2। निकाल लो सारे फटाफट। क्या गया बच्चों आंसर, बताओ फटाफट। सबका -21 आ गया है ना। साइन का बहुत ध्यान रखना है, मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन में मतलब -21 के साथ +21 वाली भी ऑप्शन होगी। ठीक है बच्चों। कई बार बच्चों ऐसा होता है, जैसे मैंने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली लिख दिया ना V5 माइनस V2। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, बेसिकली गलत फ्रेम हुआ होता है क्वेश्चन कि ऐसे लिखा होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। तो अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है तो आप समझ रहे हो ना, फिर तो क्लियर नहीं हो रहा कि V5 माइनस V2 पूछा है या V2 माइनस V5 पूछा है। तो ऐसे में तो मतलब आप मैग्नीट्यूड वाली ऑप्शन मार्क कराओ, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमें बता ही नहीं सकते कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। मतलब ये बाई चांस ऐसी सिचुएशन है, ऐसा केस है जिसमें बहुत बार क्वेश्चन बाद में मतलब कैंसिल होता है या कुछ होता है, या फिर वो दोनों को मार्क्स देते हैं अगर क्लैरिटी ना हो। ठीक है, यहाँ पे एम्बिग्विटी रह जाती है, बट यू शुड बी वेरी क्लियर, राइट, कि कैसे करना है। समझ गया ना पॉइंट। ओके, तो ये तो हुआ बच्चों इसका फर्स्ट तरीका, जहां पे हमने सीधा इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, इसका एक सेकंड स्पेशल केस ये बन सकता है, अगर आप देखो कि बच्चों मान लो अगर ई कांस्टेंट है, तो V2 माइनस V1 जो है वो बेसिकली ई वेक्टर जो है वो उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बन गया इंटीग्रल डी आर वेक्टर।
1 to 2। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ई डॉट एस वेक्टर वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2। समझ पा रहे हो सारे? भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा ना 1 से 2 के बीच में। और क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूं फिर, माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ टी। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, जैसे वर्क डन में नहीं हम कहते कि एफ डॉट एस का क्या मतलब होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबको याद है? बिल्कुल वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई। क्लियर हो गया बच्चों सबको? इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, इसमें गलती हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, यूनिफॉर्म। ठीक है, लेट्स से दिस E is 10। आपका .1 यहाँ है, .2 यहाँ है। यहाँ पे ये जो लाइन है, is making an angle of 30 degrees। और ये 1 से 2 के बीच में 5 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो अगर अब आपको V2 माइनस V1 निकालना है तो कैसे निकलेगा? आदित्य जैन, नवदा, सृष्टि, आंसर करो। ठीक है सबका अभी तक?
तो देखो बच्चों, ठीक है, क्या याद रखना है सबने? बेसिकली हमें अगर 1 से 2 का पूछा है, ठीक है, तो मेन बात तो याद रखने वाली ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई, राइट? दूसरी डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई, जो कि हमें दिख रहा है कि बन गई है 5√3/2। तो ये क्या बन गया? माइनस तो एक पहले से ही है, ई है 10, और ये कितनी हो गई ई की डायरेक्शन में? 5√3/2। ठीक है ना? और बच्चों मतलब यहाँ पे लिख लो स्पेसिफिकली कि इन द डायरेक्शन ऑफ ई कहां से कहां जाते हुए? 1 से 2 जाते हुए, है ना? कि 1 से 2 जाते हुए ई की डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में बस एक साइन की गलती हो सकती है हमारी, है ना? उसको, उससे बचने के लिए एक और तरीका भी है। मुझे ध्यान से सोच के बताओ बच्चों, जब हम ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल? वो कम होगा या ज्यादा होगा? भाई चार्ज वाला एग्जांपल सोच लो, जो भी हम कर रहे थे। अगर हम ई की डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, मतलब हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल को क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक सिंपल सी बात हम ये याद रख लें कि अगर तो हम मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ई, तो पोटेंशियल कम होता है। अगर हम मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, तो पोटेंशियल बढ़ता है। और अगर हम मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू ई, है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बन गई, तो भी कांस्टेंट। राइट बच्चों, आ गया समझ सबको? बोलो भाई, क्लियर सबको? तो ये केसेस हुए बच्चों जहां पे अगर आप देखो कि भाई अगर ई गिवन है तो हम डेल्टा वी निकाल रहे हैं, है ना? तो उसके दो केस हो सकते हैं कि या तो आपको ई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है जिसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, राइट? और दूसरा केस क्या है, जहां पे आपको कोई फिगर दिया हुआ है ना, यहाँ पे फील्ड लाइंस दी हुई हैं, उसके हिसाब से बस आपने डिस्प्लेसमेंट देखी और आपने निकाल दिया। करेक्ट? अब बच्चों उल्टा, मान लो, अब ये 11th क्लास से बताओ मुझे, मान लो आपको v गिवन है, तो e कैसे निकलेगा वेक्टर फॉर्म में? याद करो, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालते थे हम?
यस, तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस, सबको याद है? मतलब ऑफ कोर्स ये वाला तब लगेगा अगर आपके पास v जो है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है ना? अगर आपका v r की फॉर्म में ही है फिर तो सीधा बस माइनस dv बाई डी आर ही लगेगा। राइट, एक बार रिकैप ले लेते हैं फटाफट। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि v इज एक्स वाई स्क्वायर जेड, फाइंड ई वेक्टर। करो भाई सारे। वरुण कर देना साइन की गलती। ठीक है जी। ओके, सबका आ गया ना ये बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बच्चों ये जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है, जहां हमने लिखा था कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई। इसको ऐसे देता हूँ ई इंटू एस पैरेलल। एस पैरेलल का क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई, ताकि याद रहे। हाँ, तो बच्चों मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब कि ई जो हुआ वो क्या हो गया, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन एस पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये हम क्यों लिख रहे हैं? देखो बच्चों ध्यान से देखना, हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम रिलेशन बिटवीन ई एंड वी में क्या कर रहे हैं,
हम दो मेथड निकाल रहे हैं। मतलब हमने कहा कि भाई अगर पहले हम कर रहे हैं कि अगर ई गिवन है तो उससे वी कैसे निकलेगा, तो उसका एक तो हो गया मैथमेटिकल तरीका, और एक हो गया करण नूर क्या हुआ, वाई सो हैप्पी, हमें भी सुना दो जोक। अच्छा, तो क्या कह रहे थे पेरेंट्स, डांटने आए थे वीडियो के सामने? साथ बैठ गए थे, अच्छा बातें कर रहे थे। ओके, हाँ जी। तो जो दूसरा तरीका था वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हमें फिगर गिवन है कि फीड लाइंस गिवन है ना, तो उधर से हमने वी निकाला। सिमिलरली अब बाद में हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमें वी गिवन है, हम उससे ई निकालना चाहते हैं। तो एक तरीका तो हो गया कि एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उसको मैथमेटिकली निकाल लिया। दूसरा तरीका है अब फिगर से। फिगर से कैसे कि इमेजिन करो आपको किसी जगह पे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी हुई हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती हैं वो, और आपको उस जगह पे, जब बच्चों ऐसे आपको मल्टीपल सरफेसेस दी होंगी ना, तो उन सरफेसेस पे हमेशा आपको उन सरफेसेस के पोटेंशियल्स गिवन होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ऐसे दे दिए, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स कि, और आपको ये भी बताया हुआ है कि दो ही बनाते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस लेटस से 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
अच्छा मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। हाँ जी दोबारा सुनो। तो सबसे पहले तो हम ई की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। तो ई हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हमें ये पता है कि जो अभी हमने देखा कि ई की डायरेक्शन क्या होती है, ई की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। करेक्ट। तो उसके हिसाब से हमें ये तो पता चल गया पक्का कि जो ई होगा वो इधर को ही होगा, राइट। तो फिर ई का मैग्नीट्यूड क्या बन गया? तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस साइन की सिग्निफिकेंस नहीं रहती, आप समझ रहे हो है ना क्यों? अगेन ई इज वेक्टर, माइनस की सिग्निफिकेंस तो डायरेक्शन से आनी है, वो हमने वैसे ही निकाल ली। और मैग्नीट्यूड क्या बन गया? 10 वोल्ट अपॉन 5 सेंटीमीटर। 200 न्यूटन। ठीक है बच्चों, समझ गए? आदित्य जैन, सृष्टि, क्लियर है? ओके। चलो ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये इनके इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ।
डायरेक्शन लिखनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो, बट खैर है बहुत सिंपल डायरेक्शन बताना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो भाई फिर से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें पता है कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होनी है, और इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होनी है, तो ये वाली हो गई, करेक्ट। फिर हम, जो हमारे काम का डिस्टेंस है वो भी ये परपेंडिकुलर वाला ही है, जो ई के पैरेलल है ना। ये कितना बन गया, पैरेलल है, ये 2 sin 30 बन जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर। फिर तो बस जो ई है वो क्या बन गई, 5 अपॉन, क्लियर बच्चों। दो बातें, ठीक है बच्चों, दो बातों का जो ध्यान रखना है, एक तो ये कि जब भी डिस्टेंस लेना है ना, चाहे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए लेना है जब डेल्टा भी निकाल रहे हैं, चाहे उसको डिवाइड करने के लिए लेना है जब हम ई निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कौन सा है काम का, हमेशा जो ई के पैरेलल है, राइट। आपको क्वेश्चन में जानबूझ के सिचुएशन ऐसी दी जाती है, जैसे देखो मैंने अभी फिगर में दिया है, जहां पे डिस्टेंस कोई और दिया हो, ठीक है, बट हमारे काम का डिस्टेंस हमेशा ई के पैरेलल वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपने अभी देखा होगा, ये जो हमने आखिरी दो क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मतलब v2 - v1 लेना है या क्या लेना है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो हम अपने दूसरे लॉजिक से निकाल ही लेते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इज दिस थिंग क्लियर? तो फिर से अगर हम इस टॉपिक को समराइज करें, ये जो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी वाला है टॉपिक है, इसमें या तो हम ई से वी निकालेंगे या वी से ई निकालेंगे, है ना। दोनों ही केसेस के दो मेथड्स होंगे, एक है मैथमेटिकल मेथड और एक है फिगर वाला मेथड, है ना। फिगर वाले मेथड में जो डिस्टेंस लेना है वो दोनों केसेस में ई के पैरेलल करना। क्लियर एवरीवन? और बच्चों यहां से अब फाइनली हम एक चीज जो थोड़ी समराइज कर सकते हैं, मतलब जस्ट एक पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जहां पे एक दूसरे के पास हैं, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। मतलब मान लो ये दो ऐसे कोई आर्बिट्ररी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, राइट। तो ई स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पे होगा भाई, क्लियरली ई क्या है, डेल्टा वी अपॉन डिस्टेंस, तो ई स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा जहां डिस्टेंस सबसे कम होगा। दीज आर,
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो जब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही स्ट्रांग है, और जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्राउडेड है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही स्ट्रांग है, राइट? क्या समझ आ रही है? ओके, तो ये बच्चों अपना टॉपिक खत्म हो गया। आपने अब इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सा था। और एक्सरसाइज 01 में आप क्या क्या कर सकते हो? जे के 3M है, टिल जे। ओके, चलो, ओके बच्चों, बाय।